हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र किस प्रकार से वर्क करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था। इस वीडियो में बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार से अपवर्तन होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा नहीं केवल हेडिंग डालेंगे प्रिज्म। क्या डालेंगे हेडिंग? प्रिज्म। ये नहीं लिखेंगे, प्रिज्म हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उसमें प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अथवा क्या बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठों से बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। क्या लिखेंगे? 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठों से बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। ठीक है, जो समझ में आए उसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में समझ लेते हैं कैसे प्रिज्म बनता है। ये जो त्रिभुज टाइप का एक बना हुआ है, कुछ ऐसा ही प्रिज्म होता है, लेकिन ये 2D है। क्या है? 2D है। इसका एक आयताकार पृष्ठ इस तरीके से होता है, इस तरीके से इधर की ओर, ठीक है, ऐसे। और ये ऐसे इधर की ओर भी एक ट्रायंगल बना होता है। एक आयत इधर होता है, एक इस तरफ होगा, एक नीचे की ओर होगा। 3 आयताकार पृष्ठ हो गए। एक त्रिभुज यहाँ होता है और एक त्रिभुज यहाँ होता है। 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हो गए। इस तरीके से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 2D है केवल, इसलिए हम इसको प्रिज्म मान लेते हैं जो बना हुआ है। ठीक है, इस आकृति को, इसको क्या मान लेते हैं? प्रिज्म मान लेते हैं। ये ओके, प्रिज्म बना हुआ है मान लो। ठीक, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे फिगर देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रिज्म कोड की। प्रिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो दिया गया है A, B और C। यहाँ पे B लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C। ठीक, ये ABC एक प्रिज्म है। क्या है? ABC एक प्रिज्म है जिसका AB और AC 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। क्या है? जिसका AB और AC 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। यहाँ से अपवर्तन होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद में किस प्रकार से वर्क करता है सारा कुछ समझा रहा हूँ। जैसे एक कोई प्रकाश किरण PQ इधर की ओर चली, ठीक, प्रकाश किरण आई, यहाँ पे अपवर्तित हुई, टकराने के बाद अपवर्तन हुआ और ये इस एंगल पर झुककर इस तरफ चल गई। ठीक है, फिर दूसरे पृष्ठ से यहाँ से अपवर्तन हुआ और फिर अपवर्तन के बाद ये इस तरीके से बाहर की ओर निकल गई। तो जो PQ थी ये आपतित किरण थी, और जो EF है, ये EF है, ये अपवर्तित किरण है। चूँकि ये कहाँ है? प्रिज्म के अंदर की। ठीक है, अपवर्तित किरण है। और ये RS जो है ये निर्गत किरण है, ये बिल्कुल प्रिज्म के बाहर निकल रही है। ठीक है, ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में जब ये प्रकाश किरण यहाँ पे टकराई थी, टकराने के बाद इस तरफ को झुक के आगे की ओर बढ़ी थी, तो यहाँ पे हमने इस AB पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। इस तरीके से सीधी रेखा को खींच दिया, जिसको नाम दिया गया NN'। ठीक है, ये अभिलंब खींचा हुआ है और ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे एक एंगल बनता है, देखो ये I, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद में ये प्रकाश किरण जो यहाँ टकराने के बाद इस तरफ चली गई थी, इससे एक आभासी किरण ऊपर की ओर जाएगी, या इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे
तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं विचलन कोण। ये क्या होता है? विचलन कोण होता है। और जो ए बिंदु पे यहाँ पे एंगल बना होता है ये कहलाता है आपका प्रिज्म कोण। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका निर्गमन कोण है, ये आपका आपतन कोण है, ये आपका विचलन कोण है और ये वाला आपका प्रिज्म कोण है। चारों कोण अच्छे से समझ लीजिएगा। जो दो पृष्ठों के बीच बना कोण होता है कौन सा कहलाता है? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ लीजिए और इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक। उसके बाद अब कोण देखते हैं क्या बता रहे हैं। अगली हेडिंग है उसके बाद प्रिज्म कोण। क्या हेडिंग है? प्रिज्म कोण। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, या दो पार्श्व पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये एंगल को क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। उसके बाद में अगली हेडिंग है आपकी विचलन कोण। तो दिया गया है कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये बना हुआ आपतित किरण इस तरीके से पीछे गई, निर्गत किरण इस तरीके से पीछे गई, यहाँ पे जो इन्होंने एंगल बनाया ये क्या कहलाएगा? आपका विचलन कोण, ठीक है। इस तरीके से बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। किस प्रकार से विक्षेपण होता है ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे सूर्य का प्रकाश या सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। क्या लिखेंगे? सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। जो रंग हैं वो 7 नाम ये दिए गए हैं। उसके बाद में प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से दोबारा समझ लेते हैं क्या कहा गया। लिखा है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वह प्रकाश किरण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली क्या लिखेंगे? जब सूर्य की एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश किरण का वो विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? या प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, या इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। डायरेक्टली अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो बस इतना सा लिख लीजिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और साथ में इसी में लिख लें या हेडिंग डाल लें अलग से, दोनों काम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम, क्या हेडिंग डाल लेंगे? स्पेक्ट्रम हेडिंग डाल लेंगे और इसमें लिखेंगे प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये बैंड प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी में भी लिख सकते हो या नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हो। हेडिंग क्या डाल लेंगे? स्पेक्ट्रम, और लिखेंगे प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आइए समझ लेते हैं इसमें किस तरीके से वर्क करता है, ठीक। चलिए, ये कोई श्वेत प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पर आई और टकराने के बाद ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। सबसे ऊपर आपका रेड रहेगा, फिर धीरे धीरे सारे अन्य कलर नीचे की ओर विभक्त हो जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे एक पट्टी प्राप्त हुई, लेकिन इसी के पास में हमने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया, ठीक है। इस तरीके से दूसरा प्रिज्म रख दिया। यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण फिर इस तरफ की ओर मुड़ जाएंगी और मुड़ने के बाद एक श्वेत प्रकाश किरण इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कांच द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे होता है। ये प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ से बाद इसका अपवर्तन हुआ। पहले रेड वाली जाएगी, फिर ऑरेंज, इस तरीके से सारे अपने अपने कलर नीचे की ओर
विभक्त होते जाएंगे और एक पट्टी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, इंद्रधनुष हेडिंग में देख लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कैसा स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक, उसके बाद नीचे जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ कैसे बनता है इंद्रधनुष। ये रही आपकी वर्षा की बूंद। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ज़मीन है खड़े हुए हैं और ये यहाँ कहीं पे आपका सूर्य है। ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण चली इस तरीके से, ये बूंद के ऊपरी पृष्ठ से टकराई। क्या हुआ, बूंद के ऊपरी पृष्ठ से यहाँ पे टकराई, यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने से क्या होगा, जो प्रकाश किरण होगी वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इसकी 7 किरणें अलग अलग 7 कलर निकल गए और 7 कलर निकलने के बाद यहाँ बूंद के आंतरिक पृष्ठ से टकराए जाके, और यहाँ पे टकराने के बाद इनका परावर्तन हो जाता है। क्या हुआ, परावर्तन हुआ। यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे परावर्तन हुआ। परावर्तित होने के बाद किरणें यहाँ पे आई, सीधी टकराई। इस तरीके से ये सारे अपने अलग अलग कलरों के साथ टकराएं। यहाँ पे टकराने के बाद फिर से ये जब बाहर निकल रही, फिर से इनका अपवर्तन हो गया और ये सारी किरणें अलग अलग इस तरीके से, पहले लाल फिर इस तरीके से सारी किरणें नीचे की ओर निकलने लगी, जिससे यहाँ पे एक बैंड जैसा बन जाता है। ठीक है, ये जब सारी किरणें यहाँ से निकलती हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक बैंड सा बन जाता है, जो हमको क्या दिखता है, इंद्रधनुष के रूप में दिखने लगता है। ठीक, समझ में आ रही है बात मेरी, किस तरीके से दिखता है। इसमें देखो, एक तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, एक यहाँ पे अपवर्तन हुआ और एक यहाँ पे परावर्तन हुआ। इस तरीके से 3 घटनाएं घटने के बाद में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की ओर लाल होता है और नीचे की ओर बैंगनी होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे तो यहाँ से जब अपवर्तन हुआ तो ऊपर की ओर लाल रहेगा, ऊपर की ओर लाल रहेगा, नीचे की ओर बैंगनी। फिर यहाँ परावर्तन होगा तो रेड ऊपर आ जाएगा, यहाँ से रेड ऊपर और बैंगनी जो है वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हमको ऐसा इंद्रधनुष टाइप का यहाँ पे मिल जाता है। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछ लें। ओके, उसके बाद इसमें जो क्रम प्राप्त होता है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसा होता है। विवग्योर होता है, VIVGYO और R। क्या होता है, पहले बैंगनी प्राप्त होगा, वायलेट, फिर इंडिगो जामुनी होता है, फिर ब्लू नीला प्राप्त होता है, फिर ग्रीन प्राप्त होता है हरा, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इस तरीके से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है विवग्योर। इसको सावधानी से याद कर सकते हैं। दिया गया है विवग्योर, क्या होता है, विवग्योर। V फॉर वायलेट बैंगनी, I फॉर इंडिगो जामुनी, V फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरा, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज पीला और R फॉर रेड लाल। ठीक है, इस तरीके से 7 कलर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका क्रम याद रखिए और क्रम ऊपर से नीचे की ओर होता है। विव पहले V होगी, फिर I, फिर VGYOR। ठीक है, ऊपर की ओर रेड ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है, बैंगनी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है, मैंने बता रखा है आप लोगों को। नीचे अगर स्पेक्ट्रम दिया गया, ये इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम दिया गया है कि किस तरीके से एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, टकराने के बाद में रेड कलर ऊपर की ओर चला गया, यहाँ से सारे कलर अपने अपने में विभक्त हो जाएंगे। इस तरीके से सारे कलर सारे यहाँ पे अपवर्तन हुआ,
पुनः अपवर्तन हुआ, ये नीचे की ओर आ गया और रेड, इंडिगो और ब्लू, ऑरेंज सारा कुछ एकदम यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया, जिससे ये देखो इस तरीके से क्या हो गया, आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। ओके, बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे होता है। ठीक, इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि सारे कलर हैं अपने अपने एक एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो रेड का अलग एंगल होगा और ऑरेंज का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, सभी का अपना अपना अलग कलर एंगल होता है, अपने एंगल पे झुक जाते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट है, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, लाल प्रकाश का देखो यहाँ से प्रकाश किरण सीधी आ रही थी, रेड वाली किरण बहुत कम झुकी है। ठीक है, और जबकि बैंगनी वाली किरण यहाँ से देखो कितना झुक गई, यहीं पे इतना झुक गई, फिर इधर की ओर झुक गई। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका बन रहा है, बैंगनी का, और सबसे कम रेड का। यहीं से एक बात और निकल के आती है, प्रकीर्णन। जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा, और जिसका एंगल कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जैसे रेड का सबसे कम एंगल होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है, इसलिए लाल कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए रेड कलर कहीं भी हो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जबकि वॉयलेट बैंगनी कलर कितनी दूरी पे अगर होगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बहुत, रेड का अपवर्तन बहुत कम होता है जबकि वॉयलेट का बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन भी कम ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन वॉयलेट बैंगनी का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन रेड का होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो आसमान का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। किस लिए, क्योंकि जो नीला कलर होता है, बैंगनी कलर होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद में नीचे दिया गया, सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे केवल डायरेक्ट इतना ये लिखना नहीं है आप लोगों को, केवल मैं बता देता हूँ। जो ऊपर वाला एक फिगर दिया गया था, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश की किरण निकाली गई, इसके बाद में इसको अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। देखो सारा जो किरण थी 7 कलर में विभक्त हुई, और फिर 7 कलर विभक्त होने के बाद में फिर देखो कन्वर्जिंग हो गए, एक पॉइंट पे मिलके फिर श्वेत प्रकाश किरण प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो श्वेत प्रकाश किरण है वो इन 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देखो अगर हम इसको विभाजित कर रहे हैं तो 7 कलर प्राप्त हो रहे हैं, और इन 7 कलर्स को अगर हम एक जगह पे संयोजित कर रहे हैं तो हमें वही प्रकाश किरण प्राप्त हो जा रही है। इससे न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश किरण है वो इन 7 अवयवी रंगों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंद्रधनुष कैसे, इंद्रधनुष तो बता चुका हूँ कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वगैरह क्यों होता है, और इसके कई सारे उदाहरण पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का एंड हो जाएगा और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे अच्छे से नोट्स बनाते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, और वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। जो बच्चे नए हैं वो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।